नमस्कार साथियों, एक और नए जीएस के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का फिर से स्वागत है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों 32 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, 32 नंबर का है और जीएस का प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें हम जो दोस्तों फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस की फ्री क्लासेस हम प्रोवाइड कराते हैं डेली। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस चलती हैं। और अगर आप दोस्तों यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या किसी भी और एग्ज़ाम यानी एसएससी, सीपीओ, सीडी और एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको बेझिझक ले सकते हैं। और चलिए आप क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दोस्तों है उसकी बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने इस बारे में पहले भी आप सभी को बताया है कि सही नहीं है को ध्यान से पढ़ा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि नहीं है के चक्कर में दोस्तों सब सही लगा आते हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। ये सही बात है दोस्तों, इन्हें राज्य की स्वीकृति पर लागू किया जाता है, वैसे बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो गैर न्यायिक ही हुए। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में शामिल किया गया था, ये भी एकदम सही बात है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मिलता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों। संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ये गलत है। इन्हें कहाँ से लिया गया एक बार आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। मूल कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, अर्थात प्रेरित है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। चुनाव के दौरान मतदान करना, या प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, संविधान का पालन करना। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। चुनाव के दौरान मतदान करना ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, ये हमारा अधिकार होता है वोट देना। सरदार सॉर्ट से समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग 4 का व अनुच्छेद 51 का में मिलता है, और इसके दौरान जो मतदान करना है वो इनमें शामिल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। तो पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना, और ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। सबसे जो सुइटेबल इसका जो आंसर हो सकता है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51A में के अनुसार ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं एक मौलिक कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य माफ कीजिएगा निम्नलिखित में से किस मौलिक चलिए थोड़ा माइक इशू हो गया था। प्रश्न नंबर 4 की दोबारा बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान करना चाहिए। और ये 51A में है क्या, 51A में है, या ए में, या सी में। तो मेरे हिसाब से आप सभी के लिए थोड़ा नया ही प्रश्न होगा। सी ऑप्शन सही है इसका, अनुच्छेद 51A में राष्ट्रीय ध्वज के नीचे सम्मान दिखाना होता है, ये उसमें शामिल है। और ये हमने पढ़ लिया अभी, वही है दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख करते हैं। ई, सी, बी या फिर डी में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सी, यानी जो 51 का भाग ए का सी जो है पार्ट, उसकी बात कर रहे हो।
मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 का में मिल जाता है, यानी ए में मिलता है। और संविधान के अनुच्छेद 51A(c) के अंतर्गत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात करते हैं। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो जो कदम्ब राजवंश है, आधुनिक समय के देश का एक प्राचीन शाही राजवंश था। बिहार, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही उत्तर है। चलिए आगे इसके की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। और जो लोग दोस्तों पहली बार वीडियो ले रहे हैं या पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उन्हें बता दें हम हर प्रश्न के आगे कुछ की पॉइंट्स लेकर आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप की पॉइंट्स छोड़ देते हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस को आप बाय बाय कर रहे हैं। चलिए आगे की पॉइंट्स की बात कर लें। कदम्ब राजवंश आधुनिक समय में कर्नाटक का एक प्राचीन शाही राजवंश था। इस राजवंश ने उत्तर कर्नाटक और कोणार्क पर शासन किया था। इस वंश के संस्थापक मयूर शर्मन थे और इसकी राजधानी जो थी वैजंती थी। वैजंती और बनवासी। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म को माफ कीजिएगा निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है? प्रतिहार, चालुक्य, चौहान या फिर परमार। चालुक्य वंश की बात कर रहे हैं। चालुक्य वंश के चलिए इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं। गुजरात के चालुक्य वंश का सोलंकी वंश का संबंध राजपूत राजवंश से है और इस वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। इनकी राजधानी दोस्तों अनहिलवाड़ थी। अनहिलवाड़। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे। इसी वंश के शासक भीम प्रथम ने शासनकाल में मौजूद गजनबी में सोमनाथ को लूटा था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसी के शासनकाल में। भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। प्रश्न नंबर 8। 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? बंगाल, असम, सिंध, कश्मीर। ये कश्मीर का इतिहास बताती है राजतरंगिणी। 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को प्रथम बार श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिखा गया था। इसमें राजतरंगिणी को कलहड़ ने लिखा था। कश्मीर का अकबर बात करें, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता? तो जैन उल अब्दीन को कहा जाता था। जैन उल अब्दीन को कहा जाता था कश्मीर का अकबर। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह। महाराणा कुंभा की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी सही है और ये CGL 2023 का प्रश्न है। सॉरी मैं बता नहीं पाया, सभी प्रश्नों पर टैग लगा होगा, आप देख सकते हैं कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में आया हुआ है। महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के मेवाड़ के महाराजा थे। महाराणा कुंभा को महाराणा कुंभकर्ण के भी नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने मालवा के शासक पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ये भी दोस्तों आपको मेरे हिसाब से 4 प्रश्न तो मिनिमम मिल ही गए इसमें भी। और प्रश्न नंबर 10। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन था और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री था। तो ये है कराईकल या वसवन्ना, एकनाथ या फिर तलपक्का अन्नमाचार्य। वसवन्ना की बात की जा रही है। वसवन्ना की बात कर रहे हैं हम, जो कि
ये भी सीजीएल का ही प्रश्न है। भक्ति संत बसवन्ना दक्षिण भारत के प्रसिद्ध भक्ति संत थे एवं 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबारी में मंत्री थे। बसवन्ना, जिन्हें बस बसवेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इन्हें भक्ति भंडारी भी कहा जाता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की तरफ आते हैं। इसमें दोस्तों थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चाल चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? कनाडा, जापान, भारत, ब्राज़ील। मेरे हिसाब से इसमें तो किसी को भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने थोड़ी सी भी न्यूज़ भी सुनी होगी तो आपको पता होगा टाइफून जापान में कहा जाता है और सबसे ज़्यादा तूफान या भूकंप भी यहीं पर आते हैं। जापान, फिलीपींस और चीन में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना जाता है। टाइफून उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। उत्तरी अमेरिका एवं कैरेबियन आइलैंड में आने वाले तूफान को हरिकेन के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया के इन चक्रवातों को बिली बिलीस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। ये भी एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है और आपने दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी सुना होगा। इस प्रश्न के उत्तर की बात कर लें तो आपने ऐसा सुना होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी कोयला उत्पादन होता है, उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है, लेकिन गुजरात दोस्तों कोयले के लिए तो नहीं प्रसिद्ध है। तो अब दोस्तों आपको ये ज़रूर बताना है कि ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला के भंडार झारखंड में राज्य में स्थित हैं। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु आदि हैं। गुजरात की बात कर लें तो कोयले के लिए फेमस नहीं है, क्योंकि गुजरात में कोयले का कोई भी भंडार उपस्थित नहीं है। अब गुजरात के बारे में जो फैक्ट हैं वो आप जरूर बताइएगा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 13, एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम में के एकत्रित आंकड़े को के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की डैश कहलाता है? जलवायु, भू आकृतियाँ, पर्यावरण, पारिस्थितिकी। तो उसकी जलवायु कहलाता है। जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसके आधार पर जो प्रेडिक्शन वगैरह करी जाती है उसे जलवायु कहा जाता है। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि में मौसम की अवस्था, जैसे हमने बात करी जलवायु क्या होता है। जलवायु को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं व उच्चावच है। सामान्य तौर पर विश्व की जलवायु को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है: उष्णकटिबंधीय जलवायु, मध्य अंशांशीय जलवायु, ध्रुवीय एवं उच्च अंशांशीय जलवायु। 3 प्रकार की जलवायु में विभाजित किया जाता है, जैसा कि हमने बात कर ली है। और आने वाली क्लासेस में हम इन सभी के बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे, तो बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 14, कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? लाल सागर, सफ़ेद सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर। अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करने वाला सागर कौन सा है? तो वो है लाल सागर। और सभी क्वेश्चन पर आप देख पा रहे होंगे कि कौन से एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कब पूछे गए हैं। लाल सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। स्वेज जलसंधि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कैस्पियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है तथा उत्तर पश्चिमी में रूस और पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान से घिरा है। काला सागर उत्तर और उत्तर पश्चिमी में यूक्रेन, पूर्व में रूस और जॉर्जिया और दक्षिण में तुर्की एवं पश्चिम में बुल्गारिया के रोमानिया से घिरा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा सब। प्रश्न नंबर 15, वर्ष 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक था, अर्थात इम्पोर्टर था? रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन।
लोएस की बात की जा रही है। लोएस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? उत्पादक अर्थात दोस्तों इंपोर्टर की बात की जा रही है, तो वो है चीन। वर्ष 2022 तक भारतीय लोएस का सबसे बड़ा आयातक जो था इंपोर्टर, वो चीन था। और भारत से लोएस आयात करने वाले प्रमुख देशों की बात की जाए तो चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ओमान, जापान आदि। अब प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ी की पॉइंट्स और हैं। लोएस्क 4 प्रकार के होते हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या फिर सिडेराइट। भारत में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोएस्क पाए जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 16। किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है? ये अल्पावधि मुद्रा, मुद्रा आपूर्ति, मनी ऑर्डर या फिर धन शोषण। तो इसे कहा जाता है मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है बी ऑप्शन। थोड़ी सी और बात कर लें। किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में धन का कुल भंडार मुद्रा आपूर्ति के नाम से कहलाता है। आरबीआई मुद्रा आपूर्ति में 4 वैकल्पिक उपायों के लिए आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात M1, M2, M3, M4। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, कुछ क्लासेस में हमने इनकी बात की है। प्रश्न नंबर 17। केंद्रीय बजट 2020-21 ने भारतीय जमा के लिए जमा बीमा कवरेज बढ़ाकर डैश प्रति जमाकर्ता कर दिया है: 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 4 लाख। तो इसका आंसर है दोस्तों 5 लाख कर दिया है। बीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है 2020-21 से। केंद्रीय बजट 2020-21 में बैंक जमा के लिए जमा बीमा कवरेज 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति जमाकर्ता कर दिया गया है। पहले 1 लाख हुआ करता था, अब 5 लाख होता है। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद शामिल नहीं है? हस्तांतरण भुगतान, वस्तु विनिमय और सेवाएं, अंतिम माल की बिक्री, इस्तेमाल किए गए सामान की बिक्री। तो इसकी बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, अंतिम माल की बिक्री। अंतिम माल की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष से भी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य बाजार में मिलता है। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? प्रत्यक्ष व्यय, कर राजस्व, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, गैर कर राजस्व। तो इसका जो सही उत्तर है सुइटेबल ऑप्शन नंबर सी सही है, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। इसकी डिटेल में बात करें तो गैर योजनागत पूंजीगत व्यय जो है बजट का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। और पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण घटक हैं भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण इत्यादि। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, करंट में ही जो एक बजट भी पारित किया गया है संसद में, उसकी भी हम एक वीडियो में आगे एक क्लास में बात करेंगे। उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड क्लास लेकर आएंगे हम। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय की सबसे बड़ी मदे की बात करें तो मदे व्यय भुगतान, ऋण चौकाती, ऋण चुकौत और रक्षा व्यय और सब्सिडी, ये सब इसके महत्वपूर्ण व्यय हैं। प्रश्न नंबर 20 और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न भी है। भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर टैक्स कहलाता है? कस्टम ड्यूटी, उत्पाद कर, पूंजीगत बदलाव कर, निगम कर। और मुझे नहीं लगता इसका आंसर किसी को भी नहीं पता होगा। कस्टम ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं हम। कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में जानते हैं क्या होती हैं। वस्तुओं की आयात और निर्यात पर लगाए गए सीमा शुल्क को कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो सरकार द्वारा विशेष माल और सेवा की बिक्री पर लगाया जाता है। और जो लोग अभी तक क्लास में बने हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और इसी तरह हम आपके लिए भी क्लासेस लाते भी रहते हैं, तो आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। और आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक और नई क्लास में आपसे नए प्रश्नों के साथ में।
और